नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूं अकाउंटेंसी की एक क्लास जो ईपीएफओ में ये सब्जेक्ट आपको काफी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो शायद आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपको ईपीएफओ में नौकरी करनी है, अगर आपका सपना एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनने का है, तो याद रखिएगा ये पढ़ना जरूरी है। और ना केवल आपसे आपके प्री एग्जामिनेशन में यानी रिटन एग्जामिनेशन में, बल्कि आपके इंटरव्यू में भी ये पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे आशा की जाती है एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, कि आपको अकाउंट्स की जानकारी हो। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके कंसेप्ट्स की, उसके कन्वेंशंस की, और किस तरीके से अकाउंटेंसी का उपयोग आपके जॉब में है। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बिल्कुल कहा था बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो अपना वादा कायम रखते हुए लेकर आया हूं आज दूसरी क्लास, और स्टार्ट करते हैं। क्या है अकाउंटेंसी? ठीक है, बड़ा साधारण सा जवाब है अकाउंटेंसी का कि ये एक साइंस है या स्टडी है अकाउंटिंग की। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब अगर हम सीधे शब्दों में बिल्कुल लेमैन वर्ड में कहेंगे ना, जो आम बोलचाल की भाषा में कहें, तो हिसाब किताब की भाषा है ये। ठीक है, और इसको जो हिसाब किताब जिस तरीके से किया जाता है ना, उस तरीके को ही हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब, और हिसाब किताब करने का जो तरीका है वही है आपका अकाउंटेंसी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या एक्सप्लेन करता है? नीड एंड पर्पस। हिसाब किताब क्यों करना है, इसका जरूरत क्या है, ये क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको एक्सप्लेन करता है कौन? अकाउंटेंसी। और क्या एक्सप्लेन करता है? जो भी इसके वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था। क्या एक एंटिटी कंसेप्ट आपको बताया था? फॉर एग्जाम्पल एंटिटी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था ना बच्चों। तो एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि ये कंसेप्ट हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जान के रखिए, पहले सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। तो एंटिटी कंसेप्ट ये है कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। हाँ जी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम मान लीजिए विनय है। क्या नाम है इसका? विनय। विनय की एक बुक स्टॉल है, और इस बुक स्टॉल का नाम उसने रखा है फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस बुक मार्ट। ठीक है, यानी जो बुक की फेयर प्राइस होगी वही लेंगे। तो ये जो फेयर प्राइस बुक मार्ट है ना, ये अपने आप में एक अलग एंटिटी है, और विनय एक अलग एंटिटी है। अगर ये कंपनी है ना, ये कंपनी है, ये बिजनेस, तो ये बिजनेसमैन जो है ये एक अलग एंटिटी है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी जी, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। रिलायंस एक अपना प्रॉफिट पे टैक्स भरेगा, और आपका जो अंबानी जी हैं उनको अपने प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन दोनों कंसेप्ट्स को अगर आप इजिली प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस को याद रखेंगे ना, तो अकाउंटेंसी काफी इजी हो जाएगी। और बहुत बड़ा भारी गेम नहीं है अकाउंट सीखना। क्लास 11-12 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मान लीजिए कि बहुत भारी तो है नहीं। ठीक है, जब आप अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 11 में, तो ये सब चीजें आपको किताब में लिखी हुई आती है। बुक्स कौन सा फॉलो करना है? तो मैंने बताया था कि एनसीईआरटी की क्लास 11 एंड 12, उससे ज्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। आगे देखते हैं और क्या लिखा है कि इम्पार्ट्स नो हाउ ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। कैसे करना है हिसाब किताब, किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये बताता है, और उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, उसको कम्युनिकेट किस तरह से करना है उस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग यूजर्स को। यही लेखा जोखा जिस तरीके से करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से करना है, इसी का नाम अकाउंटेंसी है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल शब्दों में कहें कि हिसाब किताब को करने का जो तरीका है, जो एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर है, वो हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी। कैसे बताता है? थ्रू इट्स प्रिंसिपल्स, थ्रू इट्स कन्वेंशंस, अपने कन्वेंशन से और अपने प्रिंसिपल से। ठीक है, उससे क्या होगा? किस तरीके से हिसाब करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कितना और किस जगह पे कौन से अकाउंट में कितना लिखना है, ये सारी चीजें यहां बताई गई हैं। ठीक है, और ये अगर आपको आता है तो आपको अकाउंटेंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपका कोई कर्ज है, ठीक है, अगर कर्ज है
तो लायबिलिटी वाले, जैसे बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे ना, कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो लायबिलिटी कॉलम में जितना कर्ज है उसको लिख दीजिए, और जितनी आपके पास संपत्ति है, एसेट है, उसको एक कॉलम में लिख दीजिए। यही है। जितना आपने कैपिटल लगाया वो इस साइड लिख दीजिए, क्योंकि आपने जो कैपिटल लगाया बिजनेस के लिए वो क्या है। मान लीजिए क्या एग्जांपल दिया था आपको कि विनय नाम का लड़का एक फेयर प्राइस बुक मार्ट स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए अगर उसने 10 लाख रुपए लगाए ना, तो वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। ठीक है, वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हुआ। तो बिजनेस उसको यहां लिखेगा कि हाँ 10 लाख रुपए का कैपिटल लगा मुझे स्टार्ट करने में, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है। ठीक है, और लोन लिया तो लोन वाला इस साइड लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए मशीनरी अगर कुछ लगा है उसको, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी में मान लीजिए कि उसको बुक को पेजेस को कट वगैरह करने के लिए या कवर करने के लिए कुछ उसने मशीन ले ली, या बुक को सजा के रखने के लिए उसने कुछ वो क्या कहते हैं उसको, ड्रॉअर ले लिया या स्टॉल ले लिए, तो उन सब के लिए अलग अलग से वो आपकी क्या हुई, संपत्ति। ठीक है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, एसेट वर्ग में लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको अकाउंटेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। कहीं भी प्रॉब्लम है आप लोग डाउट अपना पूछ सकते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी 4 वर्ड में कि क्या है, नीड एंड पर्पस, क्यों जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे प्रिपेयर करना है अकाउंट को। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस क्यों यूज किए जाने चाहिए, ये समझ में आएगा आपको अकाउंटेंसी से। और अकाउंटेंसी इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है अकाउंटिंग यूजर्स के समझने के लिए, यही है अकाउंटेंसी। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला क्या कि जरूरत क्या है और क्यों करना है, एक। नंबर 2 कि कौन सा प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को क्यों यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है ये पता होना चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको अकाउंटेंसी पता हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा, एक होता है बुक कीपिंग और एक होता है अकाउंटिंग। ठीक है, हिसाब किताब हर कोई रखता है, और अगर उसको मानिए कि एक कॉपी में, जैसे अगर कोई उधार चलाता है ना, अगर कोई दुकानदार उधार देता है तो वो भी अपनी खाते में कॉपी में लिखेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। ठीक है, कि राम बाबू के अकाउंट में मान लीजिए 100 रुपए, श्याम बाबू के अकाउंट में 200 रुपए, ठीक है, अभिजीत बाबू के अकाउंट में 50 रुपए। ये क्या है, इतना उसको पैसा मिलेगा, यानी इन लोगों ने इतना उधार लिया है, ये लिख के रखा। लेकिन अगर अकाउंटिंग ही अगर हम रखेंगे ना, तो हम उसको कैसे करेंगे कि ये तीनों मेरा क्या है, डेटर है, यानी मुझे इनको पैसे, मुझे इनसे पैसे क्या मिलेंगे, मुझे इनसे पैसे मिलेंगे, तो ये क्या कहलाए, मेरे डेटर्स। तो अल्टीमेटली पैसे मिलेंगे, यानी ये मेरा एसेट है, यहां से मेरा एसेट खड़ा हो गया, तो मैं कहां लिखूंगा उसको, बैलेंस शीट में जाऊंगा और एसेट कॉलम में उसको लिख दूंगा। ठीक है, ये एसेट, यहां लायबिलिटी, तो एसेट कॉलम में मैं लिख दूंगा डेटर्स। तीनों का हिसाब करूंगा कितना, 50, 250, 350, तो डेटर्स टोटल कितने हो गए, 350। यही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये हो गई बुक कीपिंग, समझे कि रिकॉर्ड कर लिया और क्लासिफाई कर दिया कि राम बाबू ने 50 रुपए का मान लो क्या लिया, साबुन ले ली। ठीक है, श्याम बाबू ने 200 रुपए का क्या लिया, 2 केजी आटा ले लिया, 2 केजी चीनी ले लिया। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग कर दी। ये आप अकाउंटेंसी में भी करते हैं। ठीक है, लेकिन बुक कीपिंग में आप केवल इतना करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग में आप बस इतना करते हैं कि आप रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि क्या है। लेकिन जब हम बात अकाउंटिंग की करते हैं तो इससे आगे बढ़कर है, ये समराइज भी करता है कि कौन से डेट पे, ठीक है, एनालाइज करता है कि किस तरह का उधार है, ठीक है, कम्युनिकेट करेगा कि मेरे बिजनेस में अभी इतना उधार है, मेरे बिजनेस में मैंने इतना डेटर है जिससे मुझे पैसा मिलेंगे। अब एनालाइज करेगा कि क्या ये डेटर पैसा लौटाएगा। मान लो अगर वो डेटर की नीयत खराब हो गई तो आपको उसके लिए प्रोविजन बना के रखना होगा। आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि कहीं कोई बैड डेट ना हो जाए, यानी एक ऐसा डेट जो आपको नहीं मिला, रिकवर नहीं कर पाया पैसा, तो वह बैड डेट यानी आपका नुकसान हो गया, तो आप उसमें लिखेंगे, वो आपके लॉसेस में जाएंगे। तो यही सारी चीजें क्या है आपकी अकाउंटेंसी। ठीक है, यही चीज यहां दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया।
आप इसको रेफर कर सकते हैं, यहां से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आता है आपको रिकॉर्ड करना, ठीक है। ट्रांजैक्शन अगर हुई तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, हर ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी मॉनेटरी है, जैसे लास्ट टाइम बताया था मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको आपको क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, 50 लाख रुपए की। तो आपने जब मशीन खरीदी तो आपके कंपनी में मशीन आई, लेकिन खरीदने के लिए आपने कुछ पेमेंट किया 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से तो कम हुआ होगा, तो आप क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या यहां क्रेडिट लिखते हैं? नहीं, वो माना जाता है कि वो क्रेडिट ही है, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिख देंगे कि बीइंग मशीनरी बॉट फॉर ₹50 लाख। अच्छा, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया ना, इसको, ये जो एंट्री की मैंने, इस एंट्री को बोलते हैं जर्नल एंट्री। कौन सी एंट्री? जर्नल एंट्री, ठीक। जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब एक और करेंगे, देखिए ये हो गई जर्नल एंट्री। यहां पे गए मशीनरी अकाउंट में, यहां पे लिख देंगे टू बैंक, ठीक है, और कितना अमाउंट में? 50 लाख, ठीक। यहां पे क्लोज कर देंगे और 50 लाख दिखा देंगे। ये जो मैंने बनाया इसको बोलेंगे लेजर। क्या बोलेंगे? लेजर फोलियो, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। यही है रिकॉर्डिंग की आर्ट। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं ये आपको समझा दिया, तो कैसे करना है ये भी प्रेस्क्राइब्ड है अकाउंटिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का फॉर एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अभी क्या चल रहा है? 2023 मार्च अभी खत्म नहीं हुआ, तो हम इस पीरियड को अगर लेंगे तो कैसे लेंगे? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। ये मेरा क्या हो गया? अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब इस पीरियड में मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है, ठीक है, या कितना लॉस हुआ है, ये आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब अपने सारे खर्चे आप रिकॉर्ड करके रखेंगे, सारा इनकम रिकॉर्ड करके रखेंगे। अगर इनकम आपके खर्चे से ज्यादा है, ठीक है, इनकम अगर आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो साधारण सी बात है, क्या हुआ? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज्यादा है तो क्या हो गया? लॉस। क्लियर? देखिए धीरे धीरे कंसेप्ट देता चला जा रहा हूं आपको ये लिख के रखना है, ईच एंड एवरीथिंग नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए तीसरा, असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में भी अकाउंटेंसी काफी मदद करती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई साहब आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, प्रॉफिट में है या लॉस में है, आपको तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास लायबिलिटीज कितनी है, कितना आपका डेट जो है वो डाउटफुल है, ठीक है, कितना आपका डेट जो है वो डाउटफुल है, कितना आपका बैड डेट्स हुआ है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो असेस करा कैसे, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे लाए? अकाउंटेंसी के प्रोसेस फॉलो करके। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, अब आप जब ये बैलेंस शीट दिखाएंगे सामने अकाउंटिंग यूजर्स को, अकाउंटिंग यूजर्स कौन है ये भी आपको पता चलेगा। लास्ट टाइम बताया था ना, जो कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल शेयर खरीदने गए, तुम्हें पता अगर नहीं है कि कंपनी जो है प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी कहां इन्वेस्ट करती है, ये सब कुछ तो आपको पता तब चलेगा ना जब आप उसकी बैलेंस शीट देखोगे। तो बैलेंस शीट अगर आपको अवेलेबल है तो आप इजिली उसका फाइनेंशियल पोजीशन जानेंगे। तो बैलेंस शीट एक तरह से आपको इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। बैलेंस शीट जो है ये आपको अकाउंटिंग यूजर्स को
कम्युनिकेट का काम कर रहा है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो भी गड़बड़ है, फ्रॉड है, एरर है, ये सारा आपको लोकेट करना होगा। अकाउंटिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहां से क्या क्या गड़बड़ है। इसीलिए ऑडिटिंग किया जाता है, अकाउंट्स को चेक किया जाता है कि कहां कहां आपने गड़बड़ किया, तो लोकेट करना, फिर उसको गलतियों को सही करना, रेक्टिफाई करना, और आगे होने वाले गलतियों या फ्रॉड को प्रिवेंट करना। ठीक, नेक्स्ट, assessing and analyzing the progress of the business by conducting interfirm and intrafirm comparison। सिंपल सी बात है, कोई भी करता है कि भाई जैसे दो बैट्समैन खेल रहे हैं तो आप देखेंगे कि विराट कोहली को हमेशा सचिन रमेश तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता है कि जिस उम्र में विराट कोहली है उस उम्र में सचिन तेंदुलकर कितने रन बना चुके थे, उनके नाम पे कितनी सेंचुरीज थी, ओडीआई में कितनी सेंचुरीज थी, टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस टेस्ट में कैसा था, उनका परफॉर्मेंस वनडे में कैसा था, ये सारा चीज क्या किया आपने, असेस किया। इतना सब कोई करते हो, आप लोग भी करते हो। जैसे जो फुटबॉल देखते हैं वो किसको करते हैं, मेसी वर्सेस रोनाल्डो को। उससे पहले जो राइवलरी थी वहां पेले वर्सेस मैराडोना को किया जाता था। नई जो राइवलरी आएगी उसमें अर्लिंग हालैंड से एम्बापे को कंपेयर करेंगे हम लोग। तो क्या कर रहे हैं हम, असेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरी कंपनीज के बैलेंस शीट देखेंगे, वहां देखेंगे कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट में है, इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो कितना प्रॉफिट कमाया, हमने कितना प्रॉफिट कमाया, अगर हम कम कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं तो और उसको बेहतर कैसे करें। ये सारा चीज आपको आइडेंटिफाई कौन करने में मदद करता है, अकाउंटिंग। और ये जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली बात, अगर आपने रिकॉर्ड किया ना तो रिकॉर्ड परमानेंट होता है, इजी होता है। अगर आपने किसी को उधार दिया, कॉपी में नहीं लिखा, भूल गए, अगर सामने वाला अगर शरीफ नहीं है तो आपको तो बोल देगा कि हम तो दे दिए थे, तुम्हारे पास प्रूफ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने कहीं लिख के नहीं रखा है, उसको दिखाया नहीं कि देखो तुम्हारे नाम पे मैंने इतना चढ़ाया है। अगर उसको दिखा के रखोगे, वो जब पैसा देगा तो कटवाता ना उसको, क्योंकि बाद में तुम ना क्लेम कर पाओ। लेकिन अल्टीमेटली तुमने लिखा नहीं, लेकिन यहां जब तुम लिख लोगे तो तुम्हारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, तो ये इजी है। फिर मैनेजमेंट को बहुत सारा एक्टिविटी करने में मदद करता है। अगर आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या अकाउंटिंग की है, आपको पता है कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, कितना डेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, कितना एसेट्स है, तो इसको करने में आपको बड़ा आसानी होता है। आप प्लान कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर पाएंगे चीजों को। तो ये एक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, इसको एक एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि हमने टैक्स भरे हैं। अगर टैक्स अवॉइडेंस का कोई ये कर रहा है तो नहीं, देखिए सर हमने टैक्स भरा है, हमने इसके रिकॉर्ड रखे हैं, हमारे बैलेंस शीट में भी शो कर रहा है, हमारे पास कागज पत्र भी है, हम सारा कुछ रेडी हैं, तो हम पे कोई क्लेम नहीं कर सकता उल्टा पुल्टा। समझ रहे हो? कोई बोले फॉल्टी पार्ट्स, आपने दिखा दिया कि देखिए हमारे पास, हमने जो परचेस किया था तो हमने परचेस अकाउंट में लिखा था, हमने उसका इनवॉइस इसमें अटैच किया था, ये देखिए इनवॉइस ओरिजिनल, उससे प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो आप वहां भी बच गए। ठीक है, तो आपके एविडेंस के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट, acts as a ready source of accounting information to various interested parties and users। बिल्कुल, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अभी अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको अगर अदानी ग्रुप की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी इस समय किस पोजीशन पे है, उसमें इन्वेस्ट करना उचित है या नहीं है। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करके आपका पैसा रिटर्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर रिटर्न मिलेगा, आज से 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 6 साल बाद अगर 100 रुपए ही वापस मिले तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो 100 रुपए अगर 1000 हो जाए, हमको इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी है। तो ये सारा चीज आपको अकाउंट देख के ही किसी कंपनी का उसका परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस यानी कमियां। हर चीज में ना थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा होता है। ठीक है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह अकाउंटिंग भी अपनी परफेक्ट नहीं है।
अगर इतनी सारी अच्छाइयां बता दी आपको तो थोड़ी बुराइयां बतानी पड़ेंगी आपको, नहीं तो आपको भी क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगा। और अकाउंटिंग का मकसद ही है ना कि जो भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको क्लियर पिक्चर मिले, और आपको भी हम क्लियर पिक्चर देंगे। यहाँ पे ये देखिए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है भैया। लिमिटेशंस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सिर्फ क्वांटिटी पे मैटर करते हैं हम लोग, ठीक है। अकाउंट्स में क्वांटिटी पे मैटर किया जाता है और उसी को फोकस किया जाता है, क्वालिटी पे कोई गिला शिकवा नहीं है इनको, रहे ना रहे कोई गल नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी, साइज, कलर ये सब रिवील नहीं किया जाता। अगर आपको टीवी खरीदा है ना, ठीक है, तो उसको डाल देंगे टीवी अकाउंट टू कैश, ये नहीं दिखाएंगे कि हाँ 48 इंची की टीवी है कि 55 इंची की टीवी है कि 32 इंची की टीवी है, ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। कलर नहीं बोलेगा कि हाँ ब्लैक कलर का खरीदा है व्हाइट कलर का खरीदा, ये सब नहीं बताएगा, ठीक है। दूसरा बात, मैनिपुलेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। जब भी आप प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स को, आप उसमें हेर फेर कर सकते हैं। बहुत बार कंपनियां क्या करती हैं, प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए, प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो क्या कम देना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा क्या बोलो, क्या टैक्स, है ना। प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। कंपनीज क्या करती हैं, मैनिपुलेट कर देती हैं अकाउंट्स को ताकि प्रॉफिट को कम से कम दिखाएं। इसका एक आपको थोड़ा कहानी बताता हूं। कुछ कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये लोग जानबूझ के क्या कर रहे थे कि कंटिन्यूअसली हर साल अपना लॉसेस दिखाते थे। तो उस समय आपके 1993 में कंपनी, आप लोग गेस करिए, अगर कमेंट बॉक्स में नाम आ जाता है कंपनी का तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी पर्सन, ठीक है, कि आपको इतना पता है। तो कंटिन्यू लॉसेस दिखाते थे। तो उस समय पे पी चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे आप लोग कंपनी चला रहे हो, हर साल लॉसेस भी हो रहा है, तो चला क्यों रहे हो, पहली बात। और हर साल लॉसेस अगर हो रहा है तो तुम चलाओ ना चलाओ, कंपनी चल कैसे रही है, मैं ये नहीं समझ में आता। तो सुनो बेटा, तुम अगर मेरे को बोलोगे आके कि सर हम लॉस में हैं, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो मैं उसके बदले तुमको एक ऑल्टरनेट देता हूं। तुम्हें क्या करना है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, तुम हर साल एक टैक्स पे करोगे जिसका नाम हम रख दिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, also known as MAT। मास्टर स्ट्रोक था। जो कंपनीज इस साल कंटिन्यूअसली लॉसेस में है, अगले साल वो प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दी ऑटोमेटिकली, नहीं तो आपको डायरेक्टली 18% टैक्स देना पड़ जाता। अब उनकी हालत खराब होगी, क्या रे यार ये क्या कर दिया भाई। तो इससे अच्छा है कि प्रॉफिट ही शो कर दो, टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। मास्टर स्ट्रोक, खिलाड़ियों से नहीं खेलते, ठीक है। और खास करके खिलाड़ी अगर पढ़ा लिखा हो ना तो उससे गेम नहीं खेलते। तुम अगर पढ़े लिखे होगे तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उस समय एक बहुत ही तगड़ा बंदा था जिसका नाम था पी चिदम्बरम, ठीक है। अभी जो भी है हमें उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें उसका कोई क्या है, चोर है, मंत्री है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमारे काम का क्या है। हमारे काम का ये है कि उस समय उन्होंने एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जिसने कंपनीज को ये मैनिपुलेशन करने से अकाउंट्स में रोक लगा दी थी। तो आशा करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी नहीं है माने एक्चुअल है, ठीक है, असलियत है ये। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आर इग्नोर्ड। सच्चाई है, अगर आप अपनी कंपनी में मान लीजिए कि मशीनरी लेकर आते हैं, ठीक है, 50,000 रुपए का, आज के टाइम पे सेम मशीन, ठीक है, किसी के पास पुरानी बुलेट है, 14,000 रुपए में खरीदी होगी उसने। आज के टाइम पे बुलेट की कीमत नहीं भी है तो 2 लाख रुपए है ऑन रोड, वो तो 14,000 ही दिखाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 2 लाख नहीं दिखाएगा। तो मार्केट वैल्यू एसेट्स का इग्नोर कर देते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, समझ जाओगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूछे ना क्लियर तो कमेंट बॉक्स में क्लियर आना चाहिए, ताकि अगला वीडियो जब हम लाए तो हम भी मोटिवेटेड रहेंगे, अरे कोई तो देख रहा है, किसी को तो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी प्राइस चेंज आर इग्नोर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेम एग्जांपल बुलेट का ले लीजिए कि इन्फ्लेट हुआ है जो प्राइसेस, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का,
अब आप पेमेंट कर रहे हैं कितना, 1 लाख रुपए का ही लोन पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपके पैसे के जो वैल्यू है कम हो गए, आपको अब एक तरह से कम पैसा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और जरा सिंपल में समझो कि आपने मशीन खरीदी 50,000 रुपए में, आज उसकी कीमत हो गई 1 लाख रुपए, लेकिन आप फिर भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं लिखोगे, आप 50,000 ही लिखोगे, क्योंकि कंपनी का कैश उतना ही खर्च हुआ है। ठीक है, और अकाउंटिंग में ये बोलता है कि जो खर्च हुआ है वो लिखिए, अलग से कम लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इग्नोर हो जाता है। कुछ चीज जैसे एंटिसिपेटेड लॉसेस, यानी आपको पता है कि लॉस होगा, लेकिन कितना होगा आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं, आप उसको मतलब जिसको हम प्रोविजन बना के चलते हैं ना, तो एक्चुअल आपको नहीं पता है कि कौन एक्चुअली डिफॉल्ट कर जाएगा लोन को, कौन पैसा मेरा नहीं देगा, कौन सा पार्टी कंसाइनमेंट ले लिया लेकिन पेमेंट फेल कर देगा, ये आपको नहीं पता। तो एंटिसिपेटेड लॉसेस और प्रॉफिट जो होता है ना, ठीक है, वो बेस्ड होता है एस्टिमेशन पे और पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। आप एस्टिमेट करते हैं कि इतना होगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं डाल पाते हैं, तो इस कारण क्या है कि ये भी फॉल्टी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, वो डेटा, वो अकाउंटिंग डेटा जो प्रेजेंट होता है उस मैनर में जो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, किसको, अकाउंटिंग यूजर्स को, किसको, अकाउंटिंग यूजर्स को, वो डेटा जो उनको कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड्स उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि उनको इजिली एक्सेसिबल हो जाए। नेक्स्ट, एक फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट कुछ नहीं है बल्कि एक तरह का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल क्या है आपका, स्टेटमेंट है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ये आपको बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंटिन्यू 2 क्लास से ये बात आप सुन रहे हैं, मैंने कहा स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स आपको समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं, सारा कुछ लिख के दे दिया तो आपको इजिली थाली में परोस के दे रहा हूं, एकदम लिख लीजिए कॉपी में। पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंडिविजुअल्स जिनका इंटरेस्ट वेस्टेड है बिजनेस में, ठीक है, या बिजनेस के परफॉर्मेंस में, उनको बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पार्टीज यानी जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है या पार्टनर्स हैं, ठीक है, या जो शेयर होल्डर्स हैं, या जो आपके क्रेडिटर्स हैं, उन सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है आपके कंपनी में। क्रेडिटर्स, उनको पता है कि अगर आपकी कंपनी डूब जाएगी पैसा वापस मांग लेंगे, है ना। शेयर होल्डर वो चाहेंगे कि फटाफट जो भी पैसा निकले तो शेयर बेच बेच के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये सब पार्टीज आपके अकाउंटिंग क्या है, यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। ठीक है, ये यूजर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा है, बिजनेसमैन जो बिजनेस चला रहा है, ओन कर रहा है, या पार्टनर जो बिजनेस ओन कर रहा है, ये इंटरनल हो गए, है ना। जो शेयर होल्डर ये एक्सटर्नल हो गए, क्रेडिटर जो है वो एक्सटर्नल हो गए। समझिए चीज को। तो इन ऑर्डर टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस दे रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच आर प्रिपेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड बाय द बिजनेस। सेम चीज जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो प्रॉफिट आप दिखाएंगे, उनको जो लॉसेस दिखेंगे, ये सब उनके लिए क्या है, इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। और वो इसी बेसिस पे, ठीक है, वो इसी बेसिस पे, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या आपके कंपनी से इन्वेस्टमेंट खींचेंगे। ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। और जो लोग इससे जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ आई एम क्लियर, प्लीज go in the comment box and type a yes. Okay, next देखिए users of accounting information। internal user कौन, ओनर, ठीक, कौन है, ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय और वर्कर्स। लेट्स से कंपनी किसकी है, राम सिंह की, किसकी है, राम सिंह की। तो राम सिंह जो ओनर हो गया वो कौन हो गया, इंटरनल यूजर। मैनेजमेंट यानी जो उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, ठीक है, जो उसका सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो लोग मैनेजमेंट में आ गए।
एम्प्लॉयज, ये सारे एम्प्लॉयज में भी आ गए, और जो वर्कर्स जो उसमें काम करते हैं, ये सब हो गए इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? जिन्होंने आपको पैसा दिया है, ठीक है, लेंडर्स क्रेडिटर्स। जो गवर्नमेंट है या टैक्स अथॉरिटीज है, वो तो आपके प्रॉफिट के बेसिस पे ही आपको जज करेंगे ना। अगर आप प्रॉफिट दिखाओगे कि आपका 40% हुआ है, तो आपको टैक्स तो उसी बेसिस पे देना पड़ेगा, तो वो तो उसी इंफॉर्मेशन पर रिलाई करेंगे। ठीक, रिसर्चर्स जो कंपनीज के बारे में लिखते हैं, वो भी उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स या पब्लिक, ये सारा चीज, ठीक। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि जो इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, दोनों का कंपनी में किस किस तरीके से इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो जब हम इंटरनल यूजर्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ओनर की। देखते हैं, यहां पे आ गया ओनर। कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है ना, तो उसका वन एंड ओनली प्राइमरी मोटिव होता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सके। 100 लगाए ना, तो कोशिश करता है कि 1 करोड़ कमाए, ठीक, क्योंकि 100 लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे जब बिजनेस ग्रो करता है, तो वो चाहता है कि हम इससे कमाते रहें। तो सबसे पहला कैपिटल पे वो रिटर्न चाहता है, और प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। नेक्स्ट, रीजंस, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मेरा कैपिटल जो मैंने लगाया उसका यूज सही से हो रहा है कि नहीं, वो वायबल है कि नहीं, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, ये सारा चीज, ठीक है। तो ओनर्स का इंटरेस्ट क्या हो गया और कारण क्या हो गया, मैंने आपको समझा दिया। क्या है कि अगर मैंने पैसा लगाया तो मुझे रिटर्न चाहिए, ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो पैसा लगाया है वो सही लगाया कि नहीं, अगर नहीं लगाया तो मैं कंपनी में पैसा वापस निकालूंगा, कंपनी बंद करूंगा, और अगर कंपनी सही चल रही है तो और क्या सही किया जा सकता है, ये सारा चीज के लिए इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये हो गए ओनर्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न तो चाहिए उनको। क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, वो सब कुछ उनको पता होना चाहिए। एसेट पता रहेगा, लायबिलिटी पता रहेगा, तो एसेट में क्या कमी है, मशीनरी खराब है तो नया मशीन खरीदना पड़ेगा। लोन अगर ज्यादा है तो लोन का इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे हो रहा है या नहीं, ये लोन हम चुका रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं चुकाएंगे तो आपका रिकॉर्ड खराब होगा, आपको फर्दर लोन नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज ये करता है। माने एक्सपेंडिचर है, खर्चा अगर है तो मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है तो उसको हमें कम करना है, ठीक है। उसको एक ऐसा मार्जिन में लाना है जो उस दिन बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, एक ब्रांच में। तो करेंगे कि कॉस्ट हम मिनिमाइज करें ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि आप प्राइसेस ऑल ऑफ अ सडन हर समय नहीं बढ़ा सकते, आपका कस्टमर खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट उसका रहता है। अगर आप चाय का दाम 3 रुपए कर दो और कॉफी भी 3 रुपए मिल रही है, तो लोग जाके कॉफी ही पियेंगे, चाय नहीं पिएगा कोई, क्योंकि कॉफी एक लग्जरी प्रोडक्ट है इंडिया में, ठीक है। 1 लाख रुपए में अगर आपको, मान लीजिए कि ये बोर्ड अगर आपको 1 लाख रुपए में आ रहा है, सेम टाइम पे एक और कंपनी आपको 1 लाख रुपए में बोर्ड ऑफर कर रही है, ऑल ऑफ अ सडन अगर इस कंपनी ने इस बोर्ड का कीमत 1,10,000 कर दिया, तो लोग वहीं जाएंगे ना। सारा तो फीचर सेम है, बस ब्रांड का गेम है ना। सारा फीचर सेम है लेकिन ब्रांड का गेम है। देखो शायरी बन गया भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ऐसी सस्ता सस्ता शायरी आपको हम देते रहेंगे, आदत है मेरा, ठीक है। और आप भी लगा लीजिए कि विशाल सर से अगर सीखना है अकाउंट्स, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग के कुछ ना कुछ होगा बाउंस। क्यों? क्योंकि मेरा शायरी ऐसे आउंस बाउंस, समझिए इसको। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, क्या प्रॉफिट उन्होंने कमाया, ठीक है, टाइमली उनको वेजेस मिल जाए, सैलरीज मिल जाए। एक साधारण आदमी का वही होता है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको पैसा भाई टाइम पे मिल जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, बोनस मिले, इंक्रीमेंट मिले। कंपनी को प्रॉफिट जब होगा, कंपनी आपसे जब कमा रही है, तो आपको भी तो कुछ रिटर्न चाहिए ना उसका। कंपनी आपको अगर 10,000 देती है तो आपसे लाख रुपए का बिजनेस भी लेती है। अब अगर वो बिजनेस में फायदा हो रहा है तो आप भी तो चाहेंगे कि कुछ मेरा बढ़ाइए ना सर, थोड़ा बहुत मेरा भी बढ़ाइए। 1,10,000 कमा रहे हैं तो मेरा भी कुछ बढ़ा दीजिए, ठीक। तो बेसिकली इनका भी मोटिव वही होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, लेंडर्स, जिन्होंने आपको पैसा लेंड किया है, जिन्होंने आपको पैसा दिया है। वो देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, और कंपनी सॉल्वेंट तो है, यानी इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गई। कंपनी अगर आपके कर्ज में डूब के बिल्कुल सारा कुछ बंटाधार हो गया, तो कौन पैसा आप में लगा के रखेगा?
तो वो तो चाहेगा ना कि जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाए, तो वो देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, सही से चल रहा है कि नहीं, ताकि उनको उनका पैसा इंटरेस्ट बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो बेसिकली अपना जो क्रेडिट उन्होंने दिया है वो वर्दी है या नहीं, ठीक है, यानी वो पैसा आपको देना वर्थ है कि नहीं, वो उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट, और वो ये भी इंश्योर करते हैं कि उनका जो लोन है, ठीक है, बिजनेस उसको टाइमली रीपे करता रहे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स देखते हैं लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है, कंपनी कितना लिक्विड है, लिक्विड मतलब कितना बह रहा है, सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, पैसा टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं, यही चीजें। ठीक है, उनका जो भी लोन है वो हम सही ढंग से पे कर दें और सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करते रहे उनका अमाउंट का, बस यही चीज है। फ्यूचर इन्वेस्टर्स वो देखेंगे कि कंपनी में अगर 100 लगाएंगे तो क्या मेरा ये 110 हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे इन्वेस्ट। ठीक है, 100 में 1 दोगे तो नहीं करेगा, लाख में 10,000 दोगे तो शायद कर देगा, ठीक है, लेकिन लाख में 100 दोगे तो नहीं करेगा। ठीक, तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जो फंड है उसका फ्यूचर रिटर्न सिक्योर कर पाए अपने इन्वेस्टमेंट का। तो ये इनका हो गया। और कौन, टैक्स अथॉरिटीज, जितना प्रॉफिट कमाओगे वो उतना भैया क्या लगा देंगे आपके ऊपर, टैक्स। तो उनको इसलिए मतलब होता है। रिसर्चर वो क्या करेंगे, आपके रिकॉर्ड्स और डेटा को करते हैं ताकि वो वेरियस रिसर्च कर पाए कि इस कंपनी ने इस फील्ड में काम करके कितना किया, सबका अपना अपना ये है। ठीक है, मान लीजिए अभी एक कंपनी है, बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, उसके ऊपर ऐसे ही एक रिसर्च टीम ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब जानते हैं इशारा किस ओर है, कि उन्होंने कुछ बता दिया कि ये जो भी अपना ये पोजीशन दिखा रहा है ये फ्रॉडुलेंट है, ये सही पोजीशन नहीं है। तो उस कंपनी की क्या हालत हुई, कितना लॉसेस हो गया, ये आपने देखा होगा। ठीक, नेक्स्ट, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स भी देखेंगे ना कि वो जो काम कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ठीक है, बिजनेस फेयर प्राइस चार्ज कर रही है कि नहीं। अगर आप 10 रुपए में कोलगेट ले रहे हैं, 10 रुपए में क्लोजअप ले रहे हैं, तो अगर कोलगेट है ये दांतों के लिए फायदेमंद है या क्लोजअप दांतों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि क्लोजअप ज्यादा टेस्टी है, 15 में आ रहा है, ठीक, और इसका फायदा भी कोलगेट से ज्यादा है, तो आप जा सकते हो क्लोजअप में। सेम टाइम पे अगर आपको लगेगा कि कोलगेट अगर 15 में आता है, ठीक है, भले टेस्ट खराब हो लेकिन दांतों के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम ज्यादा मिलता है, तो आप क्लोजअप में इन्वेस्ट नहीं करोगे। सिंपल सा फिलॉसफी है भाई। कंज्यूमर आपसे तभी खरीदेगा जब उसको लगेगा कि हाँ जो मैं खरीद रहा हूं, मेरे को एक तो प्राइस फेयर चार्ज किया है, और दूसरी बात मेरे को जो भी सामान मिला है ना वो सामान गलत नहीं है, नकली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो भी आप पे डिपेंड करते हैं। लास्ट में आती है भैया पब्लिक, जनता। ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है और जानना चाहती भी है। ठीक है, कि अगर आप सारा पैसा पब्लिक से कमा रहे हैं तो आपने पब्लिक के लिए क्या इन्वेस्टमेंट की है भाई। समाज से सारा पैसा कमाते हो तो समाज के लिए आप क्या वेलफेयर करते हो। ठीक, तो आपने सोशल वेलफेयर में कितना पैसा दिया, अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा दिया, ये सब आपने प्रॉफिट का कितना परसेंट डेवलपमेंट और वेलफेयर में दिया है सोसाइटी के। तो ये सारा चीज कौन देखता है, पब्लिक देखता है। ठीक है, एक टर्म है, वो टर्म मैं आपसे पूछ रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, सामने वाले क्लास में आपसे पूछूंगा। ठीक है, ये जो सोसाइटी पे देने की बात है ना कि बिजनेस सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए पैसा खर्च करे, तो ये बकायदा एक नियम बना दिया भारत सरकार ने कि हर कंपनी को अपने 3 साल की एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना है। कैसे निकलेगा, मान लीजिए एक साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, दूसरे साल 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, और तीसरे साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट, कितना हुआ, तो मिला के 3 लाख। 3 लाख का क्या करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 3 लाख डिवाइड बाई 3, 1 लाख आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, इंटू 2%, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको समाज के कल्याण में देना है। ठीक है, ये टर्म क्या है और ये समाज के फायदे के लिए कैसे काम करता है और बिजनेसेस को ये क्यों करना पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए। नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो सबसे पहला आंसर इसी का बताऊंगा, और अपनी आगे की क्लासेस हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, शुक्रिया, बाय, थैंक यू।